तो दतिया उपचुनाव से जुड़ा आज का सबसे बड़ा अपडेट है। घनश्याम सिंह दतिया से कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए। दतिया राजघराने के मुखिया हैं घनश्याम सिंह, 2 बार के विधायक, सेवड़ा से 1 बार विधायक चुने गए। कांग्रेस पार्टी ने भी दतिया राजघराने से घनश्याम सिंह को टिकट कंफर्म कर दिया। लगातार जनप्रतिनिधियों ने का अनुभव रखते हैं और इलाके में अच्छी पकड़ बताई जाती है। तो दतिया उपचुनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट है। घनश्याम सिंह दतिया से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। दतिया राजघराने के प्रमुख 2 बार विधायक रहे दतिया से और 1 बार सेवड़ा से विधायक रह चुके हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में नरोत्तम मिश्रा प्रकरण और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इस पूरे प्रकरण के बीच में अब अपने उम्मीदवार पर आगे बढ़ती हुई दिखी। घनश्याम सिंह, उन पर पार्टी ने मुहर लगा दी है। मुकाबले की तस्वीर भी साफ हो चुकी है। दतिया राजघराने के घनश्याम सिंह आशुतोष के सामने जो बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं, मुकाबले के लिए तैयार हैं। तो अब दतिया की जो चुनावी जंग है आशुतोष तिवारी बनाम घनश्याम सिंह की होगी। 13 जुलाई को नामांकन की अंतिम तारीख से पहले आज एक बड़ा फैसला है। हमारे साथ में प्रवीण दुबे जी, मैनेजिंग एडिटर साहब जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, ये पहले से उम्मीद थी, जिन नामों के कुछ चर्चाएं थीं, इस नाम को कैसे देखते हैं आप? मुकाबला किस तरह का बन रहा है? देखिए पुनीत, ये लगभग तय था इनका नाम। अगर आपको याद हो तो हमने आईबीसी ने भी ये खबर चलाई थी कि इन्होंने शुक्रवार को ही अपना नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो खरीद लिया था। यानी पार्टी ने इन्हें एक तरह से हिंट तो कर ही दिया था, इसलिए इन्होंने ये नॉमिनेशन फॉर्म खरीदा था। और इमेज इनकी ठीक है उस इलाके में, और चूंकि वहीं के हैं, राजघराने के हैं, दतिया राजघराने के अभी प्रमुख है वो, उस राजघराने के लोकप्रिय भी हैं उस इलाके में। अब हम ये कह सकते हैं कि मुकाबला बहुत आसान तो नहीं होगा दोनों ही दलों के लिए। अब ये टफ फाइट होने की उम्मीद वहां पर लगती है। यही वजह है कि कांग्रेस ने बहुत सोच विचार के बाद, जबकि अक्सर ही कहा जाता है दतिया के बारे में कि वो ब्राह्मण डोमिनेटिंग सीट है, वहां ब्राह्मण जो वोटर हैं वो प्रभाव डालते हैं, उसके बावजूद उन्होंने ब्राह्मण कैंडिडेट नहीं दिया। अवधेश नायक जिसका नाम चल रहा था, उन्होंने इन पर भरोसा इसलिए किया क्योंकि पार्टी ने भी तय किया होगा, कांग्रेस ने इनकी इमेज को देखा होगा, इनका जो वहाँ जनाधार है उसको देखा होगा। लोग बताते हैं कि इनकी विनम्रता और शिष्टता जो है वो वहाँ आम लोगों में लोकप्रिय है। तो हम कह सकते हैं पुनीत कि ये मुकाबला थोड़ा दिलचस्प तो होगा अब दतिया का। जिस तरह के हालात मुकाबले में सामने दिखाई पड़ रहे हैं प्रवीण जी, क्या उसका लाभ भी इनको मिलेगा? अभी थोड़ा कहना जल्दबाजी है, क्योंकि नरोत्तम कह तो जरूर रहे हैं कि वो अब वो काम करेंगे पार्टी के लिए। परसों नॉमिनेशन फाइल कराने भी जाएंगे। उन्होंने आज कहा है मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात के बाद। लेकिन जो उनके समर्थक हैं वो अभी भी नहीं माने हैं। उन्होंने कहा है कि वो घर बैठेंगे लेकिन पार्टी के पक्ष में प्रचार नहीं करेंगे। तो अभी ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या एक तरफा होगा या फिर टफ फाइट होगी, क्योंकि अब बीजेपी प्रतिष्ठा का प्रश्न उसे इसलिए भी बनाएगी क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जैसा बड़ा नाम उन्होंने काटा है। तो जाहिर बात है पूरी ताकत बीजेपी भी लगाएगी और पूरी ताकत कांग्रेस की तरफ से भी लगना है। और जो भी होगा, कांग्रेस, हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस का चूंकि उतना ज्यादा जनाधार अभी दिखता नहीं है बीते कुछ चुनावों से मध्य प्रदेश में, तो जाहिर बात है घनश्याम जी अपनी दम से उस पूरे चुनाव को फाइट करेंगे। एक मुद्दा यहाँ बहुत बड़ा युवाओं को लेकर, युवा फेस को मौका देने को लेकर बीजेपी बनाती दिखी थी। पिछले कुछ चुनाव से आप देखें उनका यूथ पर बड़ा फोकस है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी आज हम सुन रहे थे, उनका भी कहना था कि 27 का पूरा वर्ष बीजेपी यूथ पर फोकस कर रही है, विश्व के साथ, भारत में और अपने मध्य प्रदेश में भी। क्या ये जो पिक्चर है जिसमें सामने एक अनुभवी व्यक्ति आ गए हैं और दूसरी तरफ आशुतोष तिवारी और उनका पूरा कैंडिडेचर, क्या इसको भी एक एंगल दिया जा सकता है यूथ वाला? बिल्कुल दिया जा सकता है पुनीत, और केवल यूथ वाला नहीं, जैसे मैंने कहा कि ब्राह्मण भी एंगल दे सकती है बीजेपी। क्योंकि वहां पर दतिया में अगर बीजेपी नरोत्तम मिश्रा के बजाय कोई गैर ब्राह्मण व्यक्ति को देती तो हो सकता है और ज्यादा डैमेज होता, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण ही दिया और युवा भी दिया। तो एज हम कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ है। लेकिन चूंकि पॉलिटिक्स में आखिरी वक्त तक, चुनाव के 1-2 दिन पहले तक बहुत ज्यादा कुछ कयास लगाए नहीं जा सकते, लिहाजा हम सिर्फ इतना ही कह पाएंगे कि हाँ एज है इस मामले में, जो आप कह रहे हैं युवा के मामले में भी एज है। बीजेपी थोड़ा
आगे दिखती है और दूसरा जाति के मसले में भी। लेकिन ये देखना जरूर दिलचस्प होगा कि घनश्याम सिंह और आशुतोष में से पब्लिक वहां किसे ज्यादा पसंद करती है, और दूसरा फैक्टर नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थकों का होगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि दतिया का चुनाव दिलचस्प होने वाला है। अभी तक ऐसा लग रहा था कि जैसे ही नाम सामने आएंगे इसके बाद पिक्चर एक सेटल हो जाएगी, एक उम्मीद आप लगा सकते हैं, पर आपकी बातों को समझते हुए ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ घंटे, अगले 24 से 48 घंटे और डिसाइसिव हो सकते हैं कि किस तरह का माहौल बनता है, शुरुआत एटलीस्ट कैसे होती है मुकाबले की। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि नरोत्तम मिश्रा एक होता है पब्लिक के बीच का जो जनता को दिखाने वाला जो उनका अंदाज है, वो तो बहुत गुडी गुडी दिखा। आज वो उन्होंने कहा कि नहीं हम साथ हैं और ये है, लेकिन काम करता है जमीन में कार्य करता है। और जब पूरी जिला की कार्यकारिणी रिजाइन कर चुकी हो, भले ही प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमने उसे मंजूर नहीं किया, लेकिन वो शब्दों की बात और भावों की बातों में बहुत अंतर है। तो कितने प्राणपण से वहां की टीम लगेगी बीजेपी की। हालांकि जितना हम सब बीजेपी को जानते हैं वो पूरी जान लगा देगी, वो कैंप कर देंगे प्रदेश अध्यक्ष से लेके मुख्यमंत्री तक सारे बड़े नेता, क्योंकि उनके लिए भी बहुत बड़ा ये एक मार्कशीट लेके आएगा। दतिया का इलेक्शन बहुत छोटा बाई इलेक्शन है, लेकिन मार्कशीट बड़ी ला के देगा, तो वो लाके वहां पर जमा कर देंगे। लेकिन जिस बात से आपने बात शुरू की थी, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि आने वाले जो कुछ दिन हैं वो चुनाव को और दिलचस्प बनाएंगे। बहुत आसान या एक तरफा सा तो दिखता अभी नहीं है चुनाव। एक अंतिम बात, ये जो पूरा कैंडिडेचर डिक्लेयर कर रही हैं पार्टियां, ये तो क्लियर दिख रहा था कि कांग्रेस वेट एंड वॉच की भूमिका में थी। उन्होंने भी पहले से सोच रखा होगा, ये ब्राह्मण वाला एंगल भी सोच रखा होगा। नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी खुलकर इस विषय में सोचकर अपने कैंडिडेट को दे रही है, और हर वक्त बीजेपी चुनावी तैयारियों में रहती है। तो क्या अब इस मुकाबले के बाद, जैसा आप स्वयं भी स्वीकार कर रहे हैं कि अब 2.5 साल बहुत लंबा वक्त नहीं है, लेकिन 28 के पहले और बीच में नगरीय निकाय चुनाव के लिहाज से बीजेपी ने सोच समझकर एक एक फेस चुन रहा है, और इसका असर ये कि मैदान में सामने कौन उतारा जाएगा, इसके लिए कांग्रेस को भी बड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ी। जी हाँ बिल्कुल, और केवल हमारे यहाँ मतलब एमपी के चुनाव, नगरीय निकाय या विधानसभा चुनाव नहीं, बल्कि बहुत आसन जो यूपी का इलेक्शन है, बीजेपी ने वहां तक सोचा है, क्योंकि वो सीमावर्ती इलाका है। दतिया जो है ये उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, और वो एक इम्पैक्ट डालेगा उस पूरे इलाके में। तो जाहिर बात है कि उन्होंने भी वैसा सोचा है। कांग्रेस ब्राह्मण के साथ मुझे ऐसे लगता है कि इसलिए नहीं गई कि पिछली बार भी अवधेश नायक का टिकट देने के बाद अगले दिन उसे बदलकर राजेंद्र भारती को दिया गया था, क्योंकि वो उनका कोर बीजेपी का है। वो बीजेपी से आए थे, उमा जी की पार्टी से लड़े थे, उसके बाद भी उन्होंने अजय भारत उमा जी की जनशक्ति पार्टी से भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, बीजेपी से भी लड़ा था, तो उन पे ज्यादा भरोसा उन्होंने किया नहीं। घनश्याम सिंह के लिए वो इसलिए गए होंगे कि अमूमन आप देखिए कि ऐसे कस्बे जहां पे अभी भी राजशाही किसी न किसी स्वरूप में जिंदा है, उनमें एक दतिया भी है, और वहां के वो हेड है। तो जाहिर बात है एक आस्था और एक लगाव जो है वहां की जनता का उनके साथ होता है। तो ये विचार करके शायद कांग्रेस ने ऐसा कुछ चुना होगा, लेकिन ये चुनाव दूरगामी नतीजे दोनों ही दलों को देंगे। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे एनालिसिस के लिए। प्रवीण दुबे जी, मैनेजिंग एडिटर, वो हमारे साथ जुड़े। मध्य प्रदेश की इस एक उपचुनाव वाली सीट से एक तीर कई निशाने, और हम ये कह सकते हैं कि जो एक नतीजा आएगा उसके कई प्रभाव हो सकते हैं। इसीलिए दोनों दलों ने सोच समझकर इन फेसेस को चुना है। भारतीय जनता पार्टी ने युवा, तेज तर्रार, युवाओं के बीच में लोकप्रिय, एक अच्छी छवि रखने वाले आशुतोष तिवारी को सामने किया, तो एक अनुभवी 2 बार वहां से विधायक चुने गए और 1 बार सेवड़ा से विधायक चुने गए घनश्याम सिंह पर कांग्रेस पार्टी ने विश्वास करके आगे किया है। अब एक तरफ राजघराने वाली सीनियर इमेज और दूसरी तरफ एक लोकप्रिय युवा चेहरा, इनके बीच का मुकाबला है। लेकिन एक और फोर्स अभी जो बीच में समर्थकों की नाराज बैठी नरोत्तम मिश्रा के, उसका क्या होगा? ब्राह्मण वर्सेस यहाँ जो एक मुकाबला बना है सिंह के बीच में, या जिस तरीके के समीकरण यहाँ थे उनको तोड़ने का प्रयास किया, उसका क्या प्रभाव होगा? कुछ दिनों में स्पष्ट होगा, नतीजों वाले दिन। तो आज की एक बड़ी खबर और उस पर पूरा अपडेट तो आपने देख लिया। मध्य प्रदेश में दतिया उपचुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। जब तक टिकट नहीं आते, ऐसा कहते हैं कि पिक्चर साफ हो जाती है, लेकिन यहाँ टिकटों के बाद भी अभी भी बहुत कुछ है, पिक्चर अभी बाकी कह सकते हैं। नरोत्तम का टिकट बदला तो सियासी मिजाज भी बदल गया।
पूर्व गृह मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा भोपाल पहुंचे, पार्टी के फैसले के साथ दिख भी रहे हैं, लेकिन उनके समर्थकों का गुस्सा ये इशारा करता है कि दतिया की जंग अभी भी आसान किसी के लिए नहीं। प्रदर्शन है, चक्का जाम है, इस्तीफों का दौर है। नरोत्तम मिश्रा भोपाल पहुंचकर इस मीटिंग को, जिसकी तस्वीरें अब आपके स्क्रीन पर हैं, इसमें प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री जी हैं, संगठन के प्रमुख लीडर हैं, और ये एकदम क्लोज जो मुलाकात हुई, इसके बाद उन्होंने कहा कि जहां संगठन कहेगा वो काम करूंगा, दतिया में कार्यकर्ता की तरह काम करूंगा। ये उत्तर बाहर निकलकर एक लाइन का, लेकिन क्या वहां आश्वासन मिला है या अनुशासन जैसी कोई बात याद दिलाई गई है, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं। सीएम हाउस में मुलाकात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ हुई। तीनों नेता आधे घंटे तक चर्चा करते रहे। नरोत्तम मिश्रा ने इसके बाद ही कहा है कि पार्टी जो दायित्व देगी निर्वहन करूंगा। अच्छी बात हुई, दतिया को जीतने की बात हुई, दतिया जीतेंगे और मनसा वाचा कर्मणा काम करेंगे। हमारी भूमिका कार्यकर्ता की रहेगी और कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। सर, नामांकन भराने जाएगा तो आप उस दौरान जाएंगे। वहीं बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की प्रतिक्रिया भी सुनिए। उन्होंने भी साफ साफ कहा, दतिया के कार्यकर्ताओं का इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे। पार्टी ने जो भी फैसला किया है, सभी कार्यकर्ता उसी पर मिलकर आगे बढ़ेंगे। दतिया उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आशुतोष तिवारी जी को उम्मीदवार बनाया है। वहाँ पे कुछ लोगों ने भावावेश में इस्तीफे दिए हैं, ऐसा मेरी जानकारी में आया है। मुझे कोई भी इस्तीफा नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी संगठन ने तय किया है कि हम किसी भी कार्यकर्ता का इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे, और हमारे वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा जी, जो हमारी पार्टी के सम्मानित नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में हम दतिया चुनाव भारी बहुमत से जीतेंगे। तो मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में जो सियासी माहौल है, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने के बाद नाराजगी जिस तरह की समर्थकों की है, उसे लेकर अभी भी कुछ उहापोह है। जिला मुख्यालय से लेकर सड़कों तक समर्थकों ने आज प्रदर्शन किया, टिकट बदलने की मांग करते रहे। IBC 24 रिपोर्टर ग्राउंड तक गए, उन्होंने लोगों से, मतदाताओं से सीधे पूछा कि वो क्या चाहते हैं। आम और खास दोनों से बातचीत में ये जानने का प्रयास हमारी टीम का रहा कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट जाने पर जनता की क्या राय, उपचुनाव पर कितना असर इसका आ सकता है। सुनिएगा जरा जनता को। दतिया उपचुनाव को लेकर क्या माहौल है, क्योंकि बीजेपी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। आजाद समाज पार्टी ने दामोदर यादव को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो जारी है। बीजेपी के यानी कि नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक हैं उनका प्रदर्शन जारी है, लेकिन आम आदमी क्या सोचता है? हाँ जी, क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है? माहौल सब बढ़िया है। वैसे ईमानदारी से तो यही है, विकास रुका हुआ था, नरोत्तम के सिवा कोई विकास करा नहीं पाएगा। क्या लग रहा है भाई साहब? माहौल का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माननीय नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट कट गया है, अब देखिए क्या होता है। और उनको ही भाजपा उनके लिए संकट मोचन कहती थी, उन्हीं को संकट में डाल दिया भाजपा ने। टिकट बदल दिया, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा, या आप लोग पार्टी को देखेंगे या कैंडिडेट को देखेंगे? नहीं, पार्टी ने जो टिकट बदला वो तो ठीक है। यहाँ पे जो है बहुत लोगों में उनके खिलाफ गुस्सा था। हाँ, आक्रोश तो रहा ना, पहले 5 साल पहले भी था, कुछ कम था, लेकिन अभी जो 2.5 साल में हुआ है तो उसको आक्रोश बहुत बढ़ गया था, और अब भी उसके ऊपर आक्रोश था। अब उसको नहीं मिलता, अगर टिकट मिलता भी तो ही हार जाता हूँ। बारे डटे हैं, लेकिन समर्थक वाले क्या करेंगे जब टिकट ही नहीं मिला? डटे रहें, उनको कोई हटा थोड़ा गया डटने को। उनके घर पर रहें, मकान पे रहें, साथ में रहें, लेकिन टिकट ही नहीं मिला तो क्या करेंगे? अब आप देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं, कुछ लोग समर्थन में बात कर रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं नहीं, सही हुआ टिकट उनका काटा गया, अच्छा काटा गया, क्योंकि उनको लेकर जो माहौल था बहुत ही ज़्यादा खराब था। लोगों में आक्रोश था, और वो आक्रोश शायद बीजेपी ने समझ लिया, और यही वजह है कि उन्होंने टिकट चेंज कर लिया। अब देखना यही होगा कि पार्टी क्या फैसला लेती है, और पार्टी अगर फैसला नहीं लेती है और प्रत्याशी वही रहते हैं तो रिजल्ट क्या कहते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 दतिया।
ग्वालियर से खबर है, ऑनलाइन ठगी का शिकार एक चार्टेड अकाउंटेंट हो गए। साइबर क्रिमिनल्स ने 21 करोड़ रुपए ठगे हैं, यूएसडीटी में इन्वेस्ट के नाम पर फंसाया। साइबर सेल मामले की जांच में जुट गई है। तो एक बड़ी खबर है, साइबर ठगी के मामले में, ऑनलाइन ठगी के मामले में एक चार्टेड अकाउंटेंट उलझ गए। साइबर क्रिमिनल्स ने 21 करोड़ रुपए यूएसडीटी में इन्वेस्ट कराने के बहाने उनसे झटके हैं। साइबर सेल अब इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। महेंद्र हमारे साथ पे जुड़े, हमारे सहयोगी। जी महेंद्र, बताइएगा किस तरह का मामला, क्या पता चला है? जी बिल्कुल बता दूं, ये सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है जो कि इंद्रगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले जो कि अजय अशोक विजयवर्गीय जो है 70 साल के बुजुर्ग हैं, वो चार्टेड अकाउंटेंट है पेशे से। उनके पास दिसंबर 2025 में एक कॉल आया था। दिव्या के नाम से उस महिला ने उनसे बातचीत की थी। उसने कहा था कि वो इन्वेस्टमेंट में ऑनलाइन उनका जो कि मदद कर रही है और उनका इन्वेस्टमेंट के मामले में वहाँ सलाहकार है, उनके रूप में सलाह देगी। जब उन्होंने इस बात से उससे लगातार बातचीत होने लगी तो उसने बताया था कि यूएसडीटी में जो कि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें उनको काफी सारा मुनाफा होगा। तो शुरुआत में उन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा जो लगाया उसका बेनिफिट भी मिला और उसका प्रॉफिट भी उन्होंने विड्रॉल किया, जिससे उस पर उस महिला पे बातों पे विश्वास कर उन्होंने काफी सारे पैसे जो कि 21 करोड़ बताए जा रहे हैं उसमें लगा दिए। लेकिन जब उनका अमाउंट 33 करोड़ 50 लाख करीब जो प्रॉफिट का दिख रहा था, जब उन्होंने विड्रॉल करना चाहा तो वो विड्रॉल नहीं हो रहा था। इस बात के लिए उन्होंने जब उनसे फिर से महिला से संपर्क किया तो उसने बताया कि उनको 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और करना पड़ेगा, तब वहाँ विड्रॉल करते हैं। जब इसी बात की उनको जब बातचीत हुई तो उनको शक हुआ, उन पर कहीं ना कहीं उनका फ्रॉड हुआ है, जिसकी उन्होंने इसकी शिकायत थाने में की है। साइबर सेल पुलिस में मामला दर्ज किया है गैर के खिलाफ, जल्दी इसमें कार्रवाई करने की बात कही है। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो ग्वालियर से ऑनलाइन ठगी के शिकार चार्टेड अकाउंटेंट का मामला सामने आने पर अब सेल इसकी तफ्तीश करने में जुटी है। जशपुर से खबर, तेज रफ्तार हाईवा ने कार को टक्कर मारी जिसमें कार सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। दोनों युवकों के शव कार में बुरी तरह फंसे रहे। आखिरकार कार को कटर के सहारे काटकर शव निकालने पड़े हैं। तपकरा थाना क्षेत्र के लवकेरा के पास ये दुर्घटना हुई है। दुखद बात यह कि कार में फंस गए थे शव, कार को काटकर निकाला गया, 2 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई। रायपुर से खबर है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बस्तर गौचा महापर्व का निमंत्रण मिला है। आयोजन समिति के प्रतिनिधियों ने मुलाकात कर उनको निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने तुपकी चलाकर भगवान जगन्नाथ को प्रतीकात्मक सलामी दी। मंत्री केदार कश्यप और बीजेपी अध्यक्ष किरण देव मौजूद रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। आयोजन समिति के लोग पहुंचे और आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बस्तर गौचा महापर्व का निमंत्रण दिया। प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात के वक्त तुपकी चलाकर भगवान जगन्नाथ को प्रतीकात्मक सलामी दी मुख्यमंत्री जी ने। अयोध्या के राम मंदिर में चोरी के बाद से अब छत्तीसगढ़ के बस्तर स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर में चढ़ावा चोरी की आशंका जताई जा रही। मंदिर के मुख्य पुजारी का आरोप है कि 8 साल पहले विधिवत शिकायत की गई थी कि माता के कई आभूषण और छत्र गायब हैं। मां दंतेश्वरी समेत रियासतकालीन 22 मंदिरों का प्रबंध टेम्पल कमेटी करती है, जिसका संचालन लंबे वक्त से प्रशासन के हाथ है। लेकिन पुजारी कहते हैं शिकायत के बाद बीते 8 साल से टेम्पल कमेटी ने आभूषणों का रिकॉर्ड सार्वजनिक करना बंद कर दिया। साल 2020 में सोने चांदी के खजाने के सत्यापन का निर्देश तक आया, लेकिन सालों से इसका कोई पालन नहीं हो रहा। मंदिर के खजाने में चोरी की आशंका है। पुजारी और मंदिर से जुड़े लोग पूरे रिकॉर्ड सार्वजनिक करने और इसकी निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। भाई जो 81 में पंजीयन हुआ है संपत्ति का, चल अचल संपत्ति का पूरा पंजीयन हुआ है, पूरा पुजारी लोग सबसे दस्तखत कराया कि इसमें इतना सामान है, इतना सोना, इतना चांदी सब है। लेकिन आज के डेट में उसको संपत्ति का भौतिक सत्यापन करने कोर्ट से आदेश भी हो चुका है 2020 में। उसके लिए कई बार मांग भी की है, कई बार पेपर में लिखे, लेकिन कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पर अभी तक चढ़ावा के संबंध में विषय नहीं आया। विषय आया कि मंदिर के अंदर घुस करके चोरी हो रही है, या विषय ये आया कि जो वजन है, वजन में कमी आ रही है। तो वजन में कमी आना है ना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी अनियमितता है।
और इसके लिए बाकायदा जो है व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार की सरस्वती साइकिल वितरण योजना का मकसद छात्राओं को शिक्षा आसान और सुरक्षित बनाना था, लेकिन रायपुर में इस योजना की तस्वीर ही सवाल उठा रही। मुआ के शासकीय स्कूल परिसर में छात्राओं को बांटी जाने वाली सैकड़ों नई साइकिलें पिछले कई दिनों से खुले मैदान में बारिश के बीच पड़ी। धूप बारिश से साइकिलें किस हाल में पहुंचेंगी ये कोई भी समझ सकता है। धातु वाले हिस्से पर अब तो जंग भी दिखने लगी। तस्वीरों में आप जो ये ढेर देख रहे हैं, ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सरस्वती साइकिल वितरण योजना की साइकिलें हैं जो कि पात्र छात्राओं को दी जाती है। हर साल जुलाई में ये जो साइकिलें हैं, इनके जो पार्ट्स हैं वो स्कूलों में पहुंचते हैं और जुलाई के अंत तक लगभग सभी पात्र छात्राओं को बांट दी जाती है। लेकिन देखिए, मोआ के सरकारी स्कूल में जो तस्वीरें हैं वो बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश के चलते भी इन पार्ट्स को ऐसे ही खुले आसमान के नीचे रख दिया गया है। यहाँ पर किसी भी शेड की व्यवस्था नहीं है, किसी भी ढकाव की व्यवस्था नहीं है और लगातार बारिश में ये जो पुर्जे हैं वो ख़राब हो रहे हैं। आप देखिए कि कई ऐसे पार्ट्स हैं जिसमें पॉलीथीन लपटे हुए हैं और जब बारिश होगी तो इन पॉलीथीन में पानी भरेगा और जो लोहे के जो पार्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं खराब होंगे, तो साइकिल की मजबूती किस तरीके से रह जाएगी और बड़ी लापरवाही का जो सवाल है वो सामने आ रहा है। यहाँ 30 से अधिक स्कूलों के लिए 1500 साइकिलें आई थीं। जो जानकारी आई, 700 साइकिलों का वितरण हुआ। 120 साइकिलें अभी भी खुले में पड़ी हुई हैं। पर्याप्त सुरक्षा के अभाव में और बिना किसी शेड के ये साइकिलें किस गति को प्राप्त होंगी कोई भी समझ सकता है। सवाल उठता है कि जिन छात्राओं को ये बंटनी है, गुणवत्ता सुरक्षा के साथ उनको सौंपने की भी तो जिम्मेदारी है, और अगर ये जिम्मेदारी है तो किसी ना किसी की होगी। कौन है वो? साइकिल 2 तारीख को आई थी, 2 जुलाई को, है ना, और यहाँ से अपने को 1563 साइकिल बांटना है, जिसमें से 783 साइकिल बढ़ गए, है ना। बाकी साइकिल को 3-4 दिन में बांट देंगे। शेड लगा है उसमें रखना था, लेकिन शेड में क्या है, उसका रॉ मटेरियल्स को डाल दिए, है ना। अब शेड में रखवाएंगे क्योंकि वहाँ का खाली हो गया है। स्कूल प्रबंधन ने जो उत्तर दिया, वितरण प्रक्रिया चल रही है। कुछ साइकिलें बची हैं, तकरीबन 700 से कुछ ज़्यादा साइकिलें बांट देने का दावा है। बची साइकिलें और उनके पार्ट्स को अब ढककर या किसी सुरक्षित जगह रखवाएंगे, ये तर्क भी सामने आया। भोपाल पुलिस के हजारों पुलिसकर्मियों को जल्द प्रमोशन का तोहफा मिल सकता है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद प्रमोशन प्रक्रिया तेज कर दी गई। जानकारी के मुताबिक 1044 कांस्टेबल को पदोन्नत किया जाएगा। 590 हेड कांस्टेबल को एएसआई बनाया जाएगा। इसके लिए सभी कर्मियों के पिछले 5 वर्षों के सेवा रिकॉर्ड और एसीआर का परीक्षण किया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के अनुसार सूची अंतिम चरण में जल्दी ही रिपोर्ट पीएचक्यू को भेजी जाएगी और इसके बाद ये प्रमोशन हो पाएंगे। ये प्रोसीजर जो है वो माननीय हमारे जो डीजीपी सर हैं उनके द्वारा इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे और इसमें पूरे प्रदेश भर में इसकी एक्सरसाइज चल रही है। और इसी एक्सरसाइज में अभी भोपाल में भी, जो भोपाल शहर है, इसमें हमारे द्वारा ये एक्सरसाइज की जा रही है। इसमें मुख्यतः जो कांस्टेबल्स है, हेड कांस्टेबल्स में जिनका प्रमोशन होना है। और तो टॉप 10 न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट का सिलसिला IBS 24 पर लगातार जारी। नमस्कार।